नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक, स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं और आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं। क्या है दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, उठो जागो और तब तक, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्त ना हो जाए। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्त ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों इसी मोटिवेशनल कोट के अनुसार हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उनको भी इस क्लास में जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, और आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों वो आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आप सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठे दोस्तों और इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को नोट करते हुए भी चले। ठीक है दोस्तों, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या है पहला क्वेश्चन, देखेंगे आप सभी लोग। जनन से आप क्या समझते हैं? जनन से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों देखेंगे आंसर क्या दिया है। किसी जीव द्वारा अपने जैसे जीवों को पैदा करना जनन या प्रजनन कहलाता है। किसी जीव द्वारा अपने जैसे जीवों को पैदा करना जनन या प्रजनन कहलाता है। दोस्तों मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया है कि किसी जीव के द्वारा अपने जैसे जो संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है दोस्तों, उसे ही क्या कहते हैं, जनन या प्रजनन कहते हैं। किसी जीव के द्वारा अपने जैसे जो संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसे ही दोस्तों क्या कहते हैं, जनन या प्रजनन कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। जीव जनन क्यों करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, जीव जनन क्यों करते हैं? तो दोस्तों जो जीव होते हैं वो अपनी वंश वृद्धि तथा अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, जनन करते हैं। जो जीव होते हैं दोस्तों वो जनन क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जीव अपने वंश की वृद्धि तथा अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, जनन करते हैं। तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। हाँ, आप सभी लोग इसको नोट करते हुए चलें दोस्तों, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफी लाभ मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। विभिन्न जीव सदृश क्यों दिखाई देते हैं? विभिन्न जीव सदृश क्यों दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अविकल्प आकार और आकृति समान होने के कारण दोस्तों क्या होते हैं, विभिन्न जीव सदृश दिखाई देते हैं। अविकल्प आकार और आकृति समान होने के कारण दोस्तों क्या होते हैं, जीव क्या होते हैं दोस्तों, सदृश दिखाई देते हैं। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों। जनन की मूल घटना क्या है? जनन की मूल घटना क्या है? तो दोस्तों जनन की जो मूल घटना है वह क्या है दोस्तों, DNA की प्रतिकृति बनना। क्या है दोस्तों, DNA की प्रतिकृति बनना। ठीक है, वहीं पे अगर बात करते हैं दोस्तों DNA, तो DNA का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? हाँ, आप सभी लोग कमेंट करें एक बार कि DNA का पूरा नाम क्या होता है। हाँ, आप सभी लोग कमेंट करें, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। DNA का पूरा नाम बताएं दोस्तों। हाँ कमेंट करें, आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों कि DNA का पूरा नाम क्या है। हाँ कमेंट करें, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। जैसा कि आप सभी लोग बता रहे हैं कि जो DNA का पूरा नाम होता है वह क्या होता है दोस्तों, डीऑक्सी, क्या होता है लिखेंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका। अब आप सभी लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों कि DNA की खोज किसने की। ठीक है, कमेंट करें आप सभी लोग। चलिए हाँ कमेंट करिए आप सभी लोग।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं किसका उपयोग करती हैं? हाँ आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है कि डीएनए की खोज किसने किया। हाँ चलिए, हाँ कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं दोस्तों। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं किसका उपयोग करती हैं? तो दोस्तों जो कोशिकाएं होती हैं डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए, वो दोस्तों कोशिकाएं क्या करती हैं? कोशिका किसका उपयोग करती हैं? तो कोशिका रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती हैं। कोशिका किसका उपयोग करती है दोस्तों? तो कोशिका रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, निकेत में परिवर्तन के 3 उदाहरण दीजिए। निकेत में परिवर्तन के 3 उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों पहला नंबर क्या है? पृथ्वी का तापमान बढ़ना। पृथ्वी का तापमान दोस्तों बढ़ना या घटना, ठीक है। उसके बाद जल स्तर में परिवर्तन, और दोस्तों किसी उल्का पिंड का दोस्तों क्या? किसी उल्का पिंड का पृथ्वी से टकराना। यह दोस्तों क्या है? निकेत में परिवर्तन के 3 उदाहरण हैं, ठीक है। किसी उल्का पिंड का पृथ्वी से टकराना, यह दोस्तों निकेत में परिवर्तन के उदाहरण हैं, ठीक है। पहला क्या है दोस्तों? पहला आप देखेंगे पृथ्वी का तापमान बढ़ना, दूसरा पृथ्वी का तापमान बढ़ना या घटना दोस्तों, दूसरा जल स्तर में परिवर्तन, और तीसरा क्या है दोस्तों? किसी उल्का पिंड का पृथ्वी से टकराना। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है दोस्तों, क्या है देखेंगे आप सभी लोग। किस अवस्था में समष्टि का समूल विनाश संभव है? बताएं आप सभी लोग, किस अवस्था में समष्टि का समूल विनाश संभव है दोस्तों? तो किस अवस्था में समष्टि का समूल विनाश संभव है दोस्तों? तो निकेत में उग्र परिवर्तन के कारण। निकेत में दोस्तों क्या होता है? उग्र परिवर्तन होने के कारण समष्टि का समूल विनाश संभव है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, वैश्विक उष्मीकरण के कारण कौन से जीवाणु मर जाएंगे? वैश्विक उष्मीकरण के कारण कौन से जीवाणु मर जाएंगे? बताएं दोस्तों, कौन से जीवाणु मर जाएंगे? तो कौन से जीवाणु दोस्तों मर जाएंगे? हाँ कौन से जीवाणु मर जाएंगे दोस्तों? तो शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया दोस्तों, ये क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, ठीक है। वैश्विक उष्मीकरण के कारण कौन से जीवाणु मर जाएंगे दोस्तों? तो शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया। अब आप सभी लोग दोस्तों कमेंट करके बताएं कि बैक्टीरिया की खोज दोस्तों किसने की, और बैक्टीरिया से होने वाले 5 रोग मानव में कौन कौन है? बैक्टीरिया की खोज दोस्तों किसने की, और बैक्टीरिया से होने वाले 5 रोग मानव में कौन कौन होते हैं? आपको 5 रोगों के नाम बताना है, ठीक है। हाँ तो कमेंट करें आप सभी लोग, और आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें दोस्तों, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सके। हाँ तो कमेंट करें आप सभी लोग, कमेंट करें। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। हाँ बताएं आप सभी लोग, कमेंट करें, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। हाँ कमेंट करें आप सभी लोग। दोस्तों अगर बात करते हैं जीवाणु या बैक्टीरिया, तो जीवाणु या बैक्टीरिया की जो खोज है दोस्तों वह किसने किया? तो ल्यूवेनहॉक ने किया। किसने किया था दोस्तों? ल्यूवेनहॉक ने किया। अगर बात करते हैं 5 रोग, तो 5 रोग आप सभी लोग कमेंट करें, ठीक है, क्योंकि आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया गया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 9, विभिन्नताएं किस लिए आवश्यक है? विभिन्नताएं किस लिए आवश्यक है? तो दोस्तों जो विभिन्नताएं होती हैं वो किस लिए आवश्यक हैं? तो स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए दोस्तों विभिन्नताएं का होना आवश्यक है। विभिन्नताएं किस लिए आवश्यक है दोस्तों? तो स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए दोस्तों क्या होनी चाहिए? विभिन्नताओं की क्या होनी चाहिए दोस्तों? विभिन्नताएं किस लिए आवश्यक है? तो स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए
बनाए रखने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया भी है, अगर आपसे पूछा जाए जनन कितने प्रकार का होता है, अभी आपने दोस्तों जाना जनन किसे कहते हैं कि एक जीव के द्वारा जब क्या होता है दोस्तों, अपने जैसे समान जो संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है उसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों, जनन कहा जाता है। और जनन कितने प्रकार का होता है दोस्तों, तो जनन 3 प्रकार का होता है। पहला दोस्तों क्या, लैंगिक जनन, दूसरा क्या है अलैंगिक जनन, और तीसरा क्या है दोस्तों, कायिक जनन। जनन कितने प्रकार का होता है दोस्तों, तो जनन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और कायिक जनन। ठीक है। और दोस्तों अब आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है और कायिक जनन क्या होता है। हाँ, कमेंट करके आप सभी लोग बताएं। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। हाँ, कमेंट करें आप सभी लोग, लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है और कायिक जनन क्या होता है। आप सभी लोग कमेंट करें, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक कोशिका जीवों में वंश वृद्धि कैसे होती है। एक कोशिका जीवों में वंश वृद्धि कैसे होती है। तो दोस्तों एक कोशिका जीवों में जो वंश वृद्धि होती है वह दोस्तों कोशिका विभाजन या विखंडन के द्वारा होता है। किसके द्वारा दोस्तों, कोशिका विभाजन या विखंडन के द्वारा दोस्तों क्या होता है, एक कोशिका जीवों में वंश वृद्धि होती है। एक कोशिका जीवों में वंश वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, तो कोशिका विभाजन या विखंडन द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, आप सभी लोग दोस्तों, मुझे आशा है कि अपनी कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे दोस्तों और इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आप सभी लोग नोट कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, नोट कर रहे होंगे, मुझे आशा है कि आप सभी लोग इसको नोट कर रहे होंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हाँ, आप सभी लोग इसको नोट करते हुए चलें दोस्तों, ठीक है, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। अमीबा में कोशिका विभाजन किस तल से होता है। अमीबा में कोशिका विभाजन किस तल से होता है दोस्तों। तो जो अमीबा होता है दोस्तों उसमें जो कोशिका विभाजन होता है वह किस तल से होता है, तो किसी भी तल से हो सकता है। ठीक है दोस्तों, किसी भी तल से क्या होता है, कोशिका विभाजन अमीबा में हो सकता है, किसी भी तल से। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों, किसी भी तल से अमीबा में कोशिका विभाजन हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों। हाँ, आप सभी लोग इसको नोट करते हुए चलें और अपनी संख्या को और बढ़ाएं दोस्तों, अपनी संख्या को आप सभी लोग और बढ़ाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे दोस्तों। हाँ, आप सभी लोग अपनी जो वीडियो की क्वालिटी है दोस्तों वो 480 पे कर लें, जिससे कि आपको स्पष्ट रूप से क्वेश्चन दिख सके। ठीक है, तो अपने वीडियो की क्वालिटी 480 पे कर लीजिए आप सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, काला अजार के रोगाणु लेशमानिया में कोशिका के सिरे पर कैसे सूक्ष्म रचना होती है। काला अजार के रोगाणु लेशमानिया में कोशिका के सिरे पर कैसी सूक्ष्म रचना होती है। तो कैसी सूक्ष्म रचना होती है दोस्तों, कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्या है दोस्तों, देखेंगे आप सभी लोग। लेशमानिया में द्विविखंडन किस तल से होता है। लेशमानिया में द्विविखंडन किस तल से होता है। तो दोस्तों किस तल से होता है, एक निर्धारित तल से, और उस निर्धारित तल का नाम क्या है दोस्तों, तो फ्लैजिलम। क्या है दोस्तों, फ्लैजिलम। इस तल से क्या होता है दोस्तों, लेशमानिया में द्विविखंडन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं दोस्तों और बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15।
किन जीवों में एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजन होता है दोस्तों? किन जीवों में एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजन होता है? तो किन जीवों में दोस्तों? तो किन जीवों में? मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम जैसे दोस्तों एक कोशिका जीव। ठीक है, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम जैसे एक कोशिका जीव। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। पुनरुद्भवन से किन दो जीवों का जनन होता है? पुनरुद्भवन से किन दो जीवों का जनन होता है? तो किन दो जीवों का जनन होता है दोस्तों? तो वो आपके हाइड्रा और प्लेनेरिया है। कौन कौन से हैं दोस्तों? तो हाइड्रा और प्लेनेरिया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाँ, आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को नोट करते हुए चलें दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों के आंसर को नोट करते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों देखें, मुकुल या कलिका किसे कहते हैं? मुकुल या कलिका किसे कहते हैं? तो दोस्तों मुकुल या कलिका किसे कहते हैं? तो शरीर भित्ति से निकला हुआ छोटा प्रवर्ध, शरीर भित्ति से निकला हुआ छोटा जो प्रवर्ध है दोस्तों, और यह कुछ समय पश्चात शरीर से अलग होकर क्या करता है? नए जीव बनाता है, जिसे मुकुल या कलिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, शरीर भित्ति से निकला हुआ छोटा प्रवर्ध जो कुछ समय पश्चात शरीर से अलग होकर नए जीव को जन्म देता है, उसे मुकुल या कलिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसे ही मुकुलन कहा जाता है, और इसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों? मुकुलन कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं दोस्तों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे आप सभी लोग। अलैंगिक जनन के लिए पौधों में कौन से 4 उपाय हैं? अलैंगिक जनन के लिए पौधों में कौन से 4 उपाय हैं? तो कौन कौन से 4 उपाय हैं दोस्तों? जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, कौन कौन से 4 उपाय हैं दोस्तों? एक होता है द्विविभाजन। एक क्या होता है दोस्तों? द्विविभाजन। दूसरा क्या है दोस्तों? बहुविभाजन। तीसरा क्या है? चल बीजाणु। और चौथा क्या है दोस्तों? अचल बीजाणु। पहला क्या है? द्विविभाजन। दूसरा क्या है? बहुविभाजन। तीसरा क्या है? चल बीजाणु। चौथा क्या है? अचल बीजाणु। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो चुका होगा। तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें और अपनी संख्या को और बढ़ाएं दोस्तों, आप सभी लोग अपनी संख्या को और बढ़ाएं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, एक कोश की प्राणियों में अलैंगिक जनन की सामान्य विधि क्या है? तो एक कोश की प्राणियों में दोस्तों जो अलैंगिक जनन की सामान्य विधि है वह दोस्तों क्या है? वह दोस्तों क्या है? द्विविभाजन। क्या है दोस्तों? द्विविभाजन। यह दोस्तों एक कोश की जीवों में दोस्तों अलैंगिक जनन की दोस्तों सामान्य विधि है। ठीक है, एक कोश की जीवों में अलैंगिक जनन की जो सामान्य विधि है वह दोस्तों क्या है? द्विविभाजन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द्विविभाजन का एक उदाहरण दोस्तों अगर बात करते हैं तो द्विविभाजन का एक उदाहरण आपका अमीबा। ठीक है, अब आप सभी लोग बताएं कि और भी आप सभी लोग बताएं कौन से ऐसे जीव हैं जिनमें क्या होता है दोस्तों? द्विविभाजन पाया जाता है। ठीक है, तो द्विविभाजन का एक उदाहरण दोस्तों क्या है? अमीबा। अब आप सभी लोग एक कमेंट करके बताएं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21, बहुविभाजन द्वारा जनन का एक उदाहरण दो। बहुविभाजन द्वारा जनन का एक उदाहरण दो। तो दोस्तों जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा भी है कि बहुविभाजन द्वारा जनन का एक उदाहरण आपका क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम यह दोस्तों बहुविभाजन द्वारा जनन का एक उदाहरण है। ठीक है, जनन का एक दोस्तों क्या है? उदाहरण। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है?
जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों, क्या है क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। हाइड्रा में अलैंगिक जनन, क्या है दोस्तों, हाइड्रा में अलैंगिक जनन। हाँ देखेंगे आप सभी लोग, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि का नाम बताओ। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की जो विधि है दोस्तों, उस विधि का क्या नाम है, उस विधि का क्या नाम है दोस्तों, क्या नाम है, मुकुलन। क्या नाम है दोस्तों, मुकुलन। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा आप सभी लोगों को। तो एक बार आप सभी लोग थंबनेल करें। अगर आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका दोस्तों, तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ें दोस्तों। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि का नाम क्या है दोस्तों, तो मुकुलन है। अभी हम लोगों ने मुकुलन जाना कि मुकुलन किसे कहते हैं इसी क्लास में। ठीक है, तो आप सभी लोग नोट करते हुए चलें दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। देखें आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 23, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों। यदि हम हाइड्रा के कई टुकड़े कर दें तो, यदि हम हाइड्रा के कई टुकड़े कर दें तो प्रत्येक टुकड़ा कुछ समय बाद, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों आप सभी लोग, यदि हम हाइड्रा के कई टुकड़े कर दें तो प्रत्येक टुकड़ा कुछ समय बाद एक नया हाइड्रा बन जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, कुछ समय बाद एक नया हाइड्रा बन जाता है। यह किस प्रकार का जनन है, तो यह दोस्तों किस प्रकार का जनन है, तो यह किस प्रकार का जनन है दोस्तों, पुनरुद्भवन या रीजनरेशन। क्या कहलाता है दोस्तों, पुनरुद्भवन या रीजनरेशन। क्लियर हो चुका होगा। यदि हम हाइड्रा के कई टुकड़े कर देते हैं दोस्तों, और वो टुकड़ा होता है कुछ समय बाद दोस्तों एक नया हाइड्रा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो यह किस प्रकार का जनन है दोस्तों, तो यह किस प्रकार का जनन है, हाँ किस प्रकार का जनन है दोस्तों, यह पुनरुद्भवन या रीजनरेशन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाँ जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, क्या है अगला क्वेश्चन, क्या है, हाँ देखेंगे आप सभी लोग। हाँ दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, क्या है, मूंगे और स्पंज अपनी वंशवृद्धि जनन की कौन सी क्रिया द्वारा करते हैं। मूंगे और स्पंज अपनी वंशवृद्धि जनन की कौन सी क्रिया द्वारा करते हैं, तो कौन सी क्रिया द्वारा करते हैं दोस्तों, तो वो कौन सी क्रिया द्वारा करते हैं, वो कौन सी क्रिया द्वारा करते हैं दोस्तों, वो अलैंगिक जनन क्रिया द्वारा करते हैं। कौन सा जनन दोस्तों, तो अलैंगिक जनन। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। हाँ आप सभी लोग हाँ इसको देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, स्पायरोगायरा और अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है। स्पायरोगायरा और अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है, तो किस प्रकार का जनन होता है दोस्तों, किस प्रकार का जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। किस प्रकार का जनन होता है दोस्तों, अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा आप सभी लोगों को, किस प्रकार का जनन होता है दोस्तों, तो अलैंगिक जनन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 26। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 26, स्पायरोगायरा विकसित होकर किस में खंडित हो जाता है, तो बताएं दोस्तों स्पायरोगायरा विकसित होकर किस में खंडित हो जाता है, किस में खंडित हो जाता है दोस्तों, कमेंट करें आप सभी लोग। स्पायरोगायरा दोस्तों किस में खंडित हो जाता है, तो किस में खंडित हो जाता है दोस्तों, स्पायरोगायरा विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। कलम से उगने वाले पौधों के नाम, बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों, कलम से उगने वाले पौधों के नाम,
तो आप सभी लोग जानते भी हैं दोस्तों कि किन किन पौधे के कलम लगते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आपका हो गया गन्ना, जैसे आपने घर में गुलाब लगाया होगा दोस्तों, मेहंदी भी दोस्तों क्या होता है, यह कलम से लगता है। ठीक है, तो क्या क्या होगा दोस्तों, गन्ना, गुलाब और आपका मेहंदी। अब आप सभी लोग 5 बताएं दोस्तों, 5 ऐसे पौधे बताएं जिनके दोस्तों क्या लगते हैं, कलम लगते हैं। ठीक है, 3 मैंने आपको बता दिया, अब आप सभी लोग 5 कमेंट करके बताएं। ठीक है, बहुत ही इजी, बहुत ही लट्टू सा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 28, कृत्रिम जनन से कौन से पौधे उगाए जाते हैं, 4 उदाहरण देना है। कृत्रिम जनन से दोस्तों कौन से पौधे उगाए जाते हैं, इसके 4 उदाहरण देना है। तो कौन कौन से पौधे उगाए जाते हैं दोस्तों, अंगूर हो गया, गुलाब हो गया, अंजीर हो गया, शहतूत हो गया। ये दोस्तों क्या हैं, ये पौधे दोस्तों क्या होते हैं, ये पौधे कृत्रिम जनन से उगाए जाते हैं। ये पौधे दोस्तों क्या होते हैं, कृत्रिम जनन से उगाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है दोस्तों, क्या है देखेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 29। ठीक है दोस्तों, कितने क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, तो 28 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे आप सभी लोग दोस्तों, क्या है, नर युग्मक किसे कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, नर युग्मक किसे कहते हैं, नर युग्मक किसे कहते हैं दोस्तों। तो देखेंगे आप सभी लोग, नर युग्मक किसे कहते हैं दोस्तों, निषेचन में भाग लेने वाली जो नर कोशिकाएं हो दोस्तों, ये नर युग्मक या नर युग्म कहलाती हैं। और ये दोस्तों क्या होती हैं, गतिशील होती हैं। ठीक है, तो नर युग्मक किसे कहते हैं, तो निषेचन में भाग लेने वाली नर कोशिकाएं नर युग्म कहलाती हैं। और यही दोस्तों क्या कहलाती हैं, नर युग्मक कहलाती हैं। और दोस्तों ये क्या होती हैं, गतिशील होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों, ये गतिशील होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर अगर बात करते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे दोस्तों, मादा युग्मक किसे कहते हैं। तो मादा युग्मक किसे कहते हैं दोस्तों, तो निषेचन में भाग लेने वाली मादा कोशिकाएं मादा युग्मक कहलाती है। निषेचन में भाग लेने वाली नर कोशिकाएं नर युग्मक कहलाती है दोस्तों। और वो क्या होती हैं, गतिशील होती हैं। वहीं पर अगर बात करते हैं मादा युग्मक, तो दोस्तों निषेचन में भाग लेने वाली मादा कोशिकाएं मादा युग्मक कहलाती हैं। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें दोस्तों, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सकें। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, कायिक जनन के 3 प्रकार बताइए। कायिक जनन के 3 प्रकार दोस्तों मैंने आपको बताया है, तो आप सभी लोग जानते भी हैं क्या क्या होता है दोस्तों, कमल या कटिंग। कायिक जनन की पहली विधि क्या हो गई दोस्तों, कलम या कटिंग। दूसरा रोपण या ग्राफ्टिंग। तीसरा दोस्तों दाब लगाना या लेयरिंग। दोस्तों क्या, लेयरिंग। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर देखेंगे आप सभी लोग, कलम द्वारा उगाए जाने वाले पौधे के 2 उदाहरण प्रस्तुत करें। अभी हम लोगों ने देखा भी है दोस्तों कि कलम द्वारा उगाए जाने वाले पौधों के 2 उदाहरण आपसे पूछा गया है। तो कौन कौन दोस्तों, गुलाब और गुड़हल। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन वो आपके परीक्षा की दृष्टि दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में क्वेश्चन इजी तो है, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे आप सभी लोग दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों आप सभी लोग अपनी जो वीडियो की क्वालिटी है उसको 480 पे कर लें, जिससे कि आपको स्पष्ट रूप से क्वेश्चन और आंसर दिख सके। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे दोस्तों, गुलाब के तने के छोटे छोटे टुकड़े काट कर भूमि में गाड़ दिए गए, कुछ दिनों बाद उनमें
जड़ निकल आता है, यह किस प्रकार के कायिक जनन को प्रकट करता है। तो किस प्रकार के कायिक जनन को प्रकट करता है दोस्तों? तो किस प्रकार के? कलम या कटिंग। क्या दोस्तों? कलम या कटिंग कायिक जनन के प्रकार को प्रकट करता है। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। नींबू की एक शाखा को झुकाकर उसके एक भाग को मिट्टी में दबा दिया जाए तो? नींबू की एक शाखा को झुकाकर दोस्तों क्या किया जाए? एक भाग को क्या किया जाए? मिट्टी में दबा दिया जाए। और कुछ दिनों बाद क्या होता है दोस्तों? कुछ दिनों बाद उस शाखा में क्या परिवर्तन दिखाई देंगे? कुछ दिनों बाद उस शाखा में क्या परिवर्तन दिखाई देंगे? तो क्या परिवर्तन दिखाई देंगे दोस्तों? कि मिट्टी में दबे हुए भाग से जड़ निकल आएगी। मिट्टी में दबे हुए जो पौधे की डाल है दोस्तों, उसमें से क्या होंगे? उसमें से जड़ निकल आएंगी। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों देखेंगे आप सभी लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 35? क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों, उन दो पौधों के नाम दीजिए जिनमें दाब लगाकर एक नए पौधे तैयार किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन से पौधे हैं? जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, कौन कौन से पौधे हैं दोस्तों? एक आपका हो गया चमेली, एक आपका हो गया नींबू। उन दो पौधों के नाम दीजिए जिनमें दाब लगाकर नए पौधे तैयार किए जाते हैं। तो कौन कौन है दोस्तों? चमेली और नींबू। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कायिक जनन के दो मुख्य महत्व लिखिए। कायिक जनन के दो मुख्य महत्व दोस्तों कौन कौन हो सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया भी है। एक आपका थोड़े समय में फसल तैयार करना, या कायिक जनन का पहला महत्व हो गया। दूसरा महत्व क्या है दोस्तों? कायिक जनन के द्वारा अच्छी किस्म के पौधे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, पहला महत्व क्या हो गया कायिक जनन के? तो थोड़े समय में फसल को तैयार कर लेना। दूसरा आपका क्या है दोस्तों? अच्छे किस्म के पौधे तैयार करना। यह कायिक जनन के महत्व है। क्या है दोस्तों? कायिक जनन के महत्व हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे आप सभी लोग। कलम एवं दाब लगाकर नए पौधे उत्पन्न करने के लिए कौन से दो मुख्य लाभ हैं? कलम या दाब लगाकर दोस्तों नए पौधे उत्पन्न करने के लिए दो मुख्य लाभ आपको बताना है। तो पहला क्या हो गया आपका? पहला हो गया सभी नए पौधे मूल या मात्र, ठीक है, मात्र पौधे के समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी नए पौधे मूल या मात्र, ठीक है, पौधे के क्या होते हैं दोस्तों? समान होते हैं। वहीं पर अगर दूसरा बात करते हैं दोस्तों, तो नए पौधे थोड़े ही समय में तैयार हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हैं आपके कलम एवं दाब लगाकर नए पौधे उत्पन्न करने के दो मुख्य लाभ। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 38 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे दोस्तों। क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किन्हीं तीन पौधों के नाम बताओ जिनमें प्राकृतिक कायिक जनन होता है। किन्हीं तीन पौधों के नाम बताइए जिनमें प्राकृतिक कायिक जनन होता है। तो कौन कौन से है वो दोस्तों? एक आपका हो गया आलू, एक आपका हो गया अरबी, फिर दोस्तों क्या हो गया? केला। इन तीन पौधों में दोस्तों प्राकृतिक कायिक जनन होता है। कौन सा जनन होता है दोस्तों? तो प्राकृतिक कायिक जनन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं दोस्तों। ऐसी अवस्था जिसमें वृक्ष के किसी भाग से पौधे तैयार किए जाते हैं को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बताएं आप सभी लोग, क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं दोस्तों? कमेंट करें आप सभी लोग, क्या कहते हैं? कृत्रिम कायिक जनन। ऐसी अवस्था जिसमें वृक्ष के किसी भाग से पौधे तैयार किए जाते हैं दोस्तों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? कृत्रिम कायिक जनन। चलिए अगला क्वेश्चन
जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, ऊतक संवर्धन में नए पौधे किससे उगाए जाते हैं? ऊतक संवर्धन में नए पौधे किससे उगाए जाते हैं? तो किससे उगाए जाते हैं दोस्तों? तो पौधे के ऊतक या उसकी कोशिकाओं को, पौधे के ऊतक या उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष भाग से अलग करके, ठीक है दोस्तों। ऊतक संवर्धन में नए पौधे किससे उगाए जाते हैं? तो पौधे के ऊतक या उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष भाग के अलग करके, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 तो हो चुका दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कैलस किसे कहते हैं? दोस्तों कैलस किसे कहा जाता है? तो देखेंगे आप सभी लोग कैलस किसे कहा जाता है दोस्तों। तो ऊतक संवर्धन में जब कोशिकाएं दोस्तों क्या होती हैं, विभाजित होकर नए कोशिकाओं का छोटा समूह बना लेती हैं। ऊतक संवर्धन में जब कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती हैं तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कैलस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कैलस कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, ऊतक संवर्धन से प्रायः कैसे पौधों का संवर्धन किया जाता है? ऊतक संवर्धन से प्रायः कैसे पौधों का संवर्धन किया जाता है? तो कैसे किया जाता है दोस्तों? तो सजावटी पौधों का, ठीक है दोस्तों। ऊतक संवर्धन से प्रायः कैसे पौधों का संवर्धन किया जाता है दोस्तों? तो सजावटी पौधों का। किसका दोस्तों? सजावटी पौधों का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 दोस्तों जो कि हम लोगों ने अभी देखा था। डीएनए का पूरा नाम आप सभी लोगों ने बताया था दोस्तों, बिल्कुल सही बताया था, ठीक है। तो आप लोग सभी लोगों को पता भी है क्योंकि सभी का आंसर सही आया था दोस्तों। तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या एसिड दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 43 तो बहुत ईजी क्वेश्चन था दोस्तों, आप सभी लोग जानते भी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किसी प्रजाति की समष्टि के स्थायित्व का संबंध किससे है? किससे है दोस्तों? तो किससे है? जनन से है। किससे है दोस्तों? जनन से है। किससे है दोस्तों? जनन से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे आप सभी लोग। 3 जीवों के नाम बताइए, 3 जीवों के नाम बताइए जिनमें अलैंगिक जनन होता है। 3 जीवों के नाम बताना है दोस्तों जिनमें क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। जिनमें क्या होता है दोस्तों? अलैंगिक जनन होता है। तो आपका पहला क्या हो गया दोस्तों? अमीबा हो गया। दूसरा क्या हो गया दोस्तों? पैरामीशियम। और तीसरा क्या हो गया दोस्तों? युग्लिना हो गया। क्या हो गया? युग्लिना हो गया, ठीक है। तो 3 जीवों के नाम आपको बताना था जिनमें क्या होता है दोस्तों? अलैंगिक जनन होता है। तो कौन कौन से हो गए दोस्तों? अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया और युग्लिना, ठीक है दोस्तों। अब आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों, हाँ अब आपको कमेंट करके यह बताना है कि जंतु और पादप के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? जंतु और पादप के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? जंतु और पादप के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? तो बताएं दोस्तों जंतु और पादप के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? जंतु और पादप के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों। अगर बात करते हैं जंतु और पादप के बीच की कड़ी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? युग्लिना कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 46 बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 46 कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं दोस्तों? तो कायिक प्रवर्धन जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं दोस्तों। तो कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं देखेंगे आप सभी लोग।
जड़ तने और पत्ती द्वारा पौधे उगाने की कुछ विधियों को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या किया जाता है कायिक प्रवर्धन? दोस्तों जड़ के द्वारा या तने के द्वारा या पत्ती के द्वारा जब क्या होता है दोस्तों, एक नया पौधा तैयार किया जाता है, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, या यही जनन क्या कहलाता है दोस्तों, या यही प्रवर्धन क्या कहलाता है? आपका कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। जड़, तना और पत्ती के द्वारा दोस्तों जब क्या करते हैं, नए पौधे का निर्माण किया जाता है, तो यही विधि को क्या कहा जाता है दोस्तों? कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों। 46 तो हो चुका दोस्तों। देखेंगे आप सभी लोग, लैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। लैंगिक जनन की परिभाषा क्या है दोस्तों? लैंगिक जनन की परिभाषा क्या है? तो देखेंगे आप सभी लोग, लैंगिक जनन की परिभाषा क्या है दोस्तों? लैंगिक जनन की परिभाषा क्या है? इसमें दोस्तों नर और मादा युग्मक एक कोष की युग्मनज बनाते हैं। लैंगिक जनन में दोस्तों नर और मादा ये दोस्तों मिलकर क्या करते हैं, एक कोष की युग्मनज बनाते हैं, और जिससे क्या होता है, एक नए जीव का शरीर बनता है या एक नए जीव का निर्माण होता है। इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? इसे ही क्या कहा जाता है? हाँ, इसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों? लैंगिक जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? लैंगिक जनन कहा जाता है। इसमें नर और मादा युग्मक मिलकर एक कोष की युग्मनज बनाते हैं दोस्तों, और जिससे क्या होता है, नए जीव का शरीर का निर्माण होता है। नए जीव के शरीर का निर्माण होता है। क्लियर हो चुका होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 लैंगिक जनन। तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी इस क्लास में जोड़ने का प्रयास करें दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किन जीवों में जनन विधि अधिक जटिल होती है? किन जीवों में जनन विधि अधिक जटिल होती है? तो किन जीवों में दोस्तों? तो बहुकोशिकीय जीवों में। किन जीवों में दोस्तों? तो बहुकोशिकीय जीवों में जो जनन विधि होती है वह अधिक जटिल होती है। क्या होती है दोस्तों? अधिक जटिल होती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों देखेंगे आप सभी लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों देखेंगे आप सभी लोग क्या है। आवृत्त बीजी या दोस्तों हम जिनको क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म में जननांग कहाँ स्थित होते हैं? आवृत्त बीजी या एंजियोस्पर्म में जननांग कहाँ स्थित होते हैं? तो कहाँ स्थित होते हैं दोस्तों? पुष्प में। पुष्प के किस भाग में दोस्तों? तो पौधे के किस भाग में? तो पौधे के पुष्प भाग में। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, पुष्प के जनन भाग कौन कौन से हैं? पुष्प के जनन भाग कौन से हैं दोस्तों? तो पुष्प के जनन भाग कौन से हैं? पुष्प के जनन भाग एक आपका होता है पुंकेसर और एक होता है दोस्तों स्त्री केसर। पुंकेसर को क्या कहा जाता है दोस्तों? नर जननांग, और स्त्री केसर को क्या कहा जाता है दोस्तों? स्त्री केसर को क्या कहा जाता है? मादा जननांग। ठीक है, तो पुष्प के जनन भाग कौन से हैं? तो स्त्री केसर दोस्तों, और कौन कौन? पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर को नर भाग या नर जननांग और स्त्री केसर को मादा जननांग कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। एक लिंगी पुष्प के 2 उदाहरण दीजिए। एक लिंगी पुष्प के 2 उदाहरण दीजिए दोस्तों। हाँ, पहला आपका क्या हो गया? पपीता दोस्तों, और दूसरा क्या हो गया? तरबूज। एक लिंगी पुष्प के 2 उदाहरण दोस्तों, पपीता हो गया और अब क्या हो गया दोस्तों? पुष्प यानी कि तरबूज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 52 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 को और हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, आप सभी लोग एक बार आप सभी लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका 52, उभयलिंगी पुष्प के 2 उदाहरण दीजिए। उभयलिंगी पुष्प के 2 उदाहरण लिखिए दोस्तों। तो उभयलिंगी पुष्प जो नर और मादा जिसमें
दोनों जननांग पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उन्हें क्या कहते हैं? उभयलिंगी पुष्प। जिसमें नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे दोस्तों अगर बात करते हैं क्या क्या है, तो गुड़हल दोस्तों और सरसों ये दोस्तों क्या है? उभयलिंगी पुष्प हैं। गुड़हल और सरसों ये दोस्तों क्या है? उभयलिंगी पुष्प है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं दोस्तों। देखेंगे आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? पुष्प के प्रत्येक बीजांड में कितने अंड कोशिका होती है? पुष्प के प्रत्येक बीजांड में कितनी अंड कोशिका होती है दोस्तों? तो पुष्प के प्रत्येक बीजांड में कितनी अंड कोशिका होती है? एक अंड कोशिका होती है। कितनी अंड कोशिका होती है दोस्तों? तो एक अंड कोशिका होती है। कितनी अंड कोशिका होती है दोस्तों? तो एक अंड कोशिका होती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54, जनन कोशिकाओं में निषेचन से क्या बनता है? जनन कोशिकाओं में निषेचन से क्या बनता है दोस्तों? तो निषेचन से क्या बनता है? निषेचन से युग्मनज या जाइगोट बनता है। जनन कोशिकाओं में निषेचन से क्या बनता है दोस्तों? तो निषेचन से क्या बनता है? युग्मनज या जाइगोट बनता है। युग्मनज या जाइगोट बनता है। क्या बनता है दोस्तों? युग्मनज या जाइगोट बनता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 55, परागकणों का स्थानांतरण किससे होता है? परागकणों का स्थानांतरण किससे होता है दोस्तों? तो परागकणों का स्थानांतरण जैसा कि आप सभी को पता है, हाँ क्या किससे होता है दोस्तों? तो वायु, जल और प्राणियों के द्वारा क्या होता है दोस्तों? परागकणों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, परागकणों का क्या होता है दोस्तों? स्थानांतरण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 56 दोस्तों, स्त्री केसर के भाग। स्त्री केसर के कितने भाग दोस्तों? तो स्त्री केसर के 3 भाग। कौन कौन? अंडाशय हो गया। कौन कौन दोस्तों? अंडाशय हो गया। और दोस्तों कौन सा? हाँ अंडाशय हो गया। और दोस्तों वर्तिका होगी। और क्या? वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिका और वर्तिकाग्र ये दोस्तों स्त्री केसर के 3 भाग हैं। ठीक है दोस्तों, स्त्री केसर के 3 भाग कौन कौन? तो अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। क्लियर हो चुका दोस्तों? तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें और इन क्वेश्चनों को नोट करते हुए चलें दोस्तों। ठीक है, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नर तथा मादा युग्मक के संलयित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि नर और मादा के युग्मकों की जो संलयन की प्रक्रिया होती है, इसी संलयन की प्रक्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। नर तथा मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? निषेचन कहा जाता है। क्लियर हो चुका होगा आप सभी को दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्त्री केसर के नीचे वाले मोटे भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर के नीचे मोटे वाले भाग को जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया है, क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? अंडाशय। क्या कहा जाता है दोस्तों? अंडाशय कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है दोस्तों? स्त्री केसर के नीचे वाले मोटे भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 59, पौधों में लैंगिक जनन के अंगों के नाम लिखो। पौधों में लैंगिक जनन के अंगों के नाम। ठीक है दोस्तों, तो पौधों में लैंगिक जनन के जो अंगों के नाम है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया था कि दोस्तों अगर बात करते हैं पुमंग, तो यह दोस्तों जो पुमंग होता है यह क्या करता है? यह पौधे का नर जनन अंग है। जो पुमंग होता है दोस्तों यह पौधे का नर जनन अंग है और इसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों? हाँ इसे क्या कहा जाता है अब आपको कमेंट करके बताना है। वहीं पे अगर बात करते हैं दोस्तों जयायांग, अगर वहीं पे बात करते हैं दोस्तों जयांग, तो यह पौधे का मादा जनन अंग है। ठीक है दोस्तों, जो जयांग होता है यह पौधे का मादा जनन अंग है। क्लियर हो चुका दोस्तों? तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें और अपनी संख्या को और बढ़ाएं दोस्तों। ठीक है, अपनी संख्या को आप सभी लोग एक बार और बढ़ाएं।
चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर दोस्तों, बीजांड कहाँ स्थित होते हैं? दोस्तों बीजांड कहाँ स्थित होते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बीजांड दोस्तों कहाँ स्थित होते हैं, ये अंडाशय के भीतर। कहाँ दोस्तों बीजांड स्थित होते हैं? तो अंडाशय के भीतर दोस्तों बीजांड स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? कहाँ दोस्तों? अंडाशय के भीतर। चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 61, परागण क्रिया क्या होती है दोस्तों? उन वाहकों के नाम लिखिए जो परागण में सहायता करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे आप सभी लोग। हाँ, आप सभी लोग अपनी वीडियो की क्वालिटी दोस्तों 480 पे कर लें, जिससे कि आपको स्पष्ट रूप से दिख सके। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 को समझते हैं। परागण की क्रिया क्या होती है दोस्तों? उन वाहकों के नाम लिखिए जो परागण में सहायता करते हैं। तो दोस्तों पौधों में निषेचन क्रिया के पूर्व पराग कणों के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक जो पहुंचने की क्रिया होती है उसे ही परागण कहते हैं। और दोस्तों इसमें जो सहायक होते हैं या वाहक होते हैं दोस्तों, वो कौन कौन से होते हैं? तो तितलियां हो गई, भंवरे, मधुमक्खियां आदि परागण में सहायता करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे आप सभी लोग समझने का प्रयास करें। हाँ, आप सभी लोग समझने का प्रयास करें दोस्तों डायग्राम के द्वारा। देखेंगे अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ क्या है, यहाँ देखेंगे तो यह दोस्तों पुंकेसर है। वहीं पर अगर बात करते हैं दोस्तों ये, तो देखेंगे आप सभी लोग हाँ, देखेंगे आप सभी लोग, इसको समझने का प्रयास करें। देखिए दोस्तों, जब ये क्या होता है, ये क्या है? पुंकेसर, और यह पुंकेसर का ऊपर वाला भाग परागकोश है। ठीक है दोस्तों, इस परागकोश से जब क्या करते हैं, या स्फुटित होता है, परागकोश परिपक्व होता है दोस्तों। तो परागकोश जब परिपक्व होगा तो यह फटेगा, और जब फटेगा दोस्तों तो आप जानते हैं परागकोश के अंदर क्या होता है? परागकण होता है। ठीक है दोस्तों, और ये परागकण दोस्तों जब क्या होते हैं, हाँ देखेंगे एक बार पुनः मैं डायग्राम बना देता हूँ। देखेंगे आप सभी लोग, ठीक है दोस्तों, ये क्या था? ये परागकोश था, यानी कि पुंकेसर, और ये क्या है दोस्तों? स्त्री केसर। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये परागकोश के अंदर क्या होते हैं दोस्तों? परागकण। तो ये परागकोश के अंदर क्या होते हैं दोस्तों? परागकण। जब परागकोश परिपक्व होगा तब दोस्तों क्या होंगे? परागकोश से क्या दोस्तों? परागकण निकलेंगे, और ये परागकण निकल कर दोस्तों क्या होंगे? जब ये परागकण निकल कर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है, इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? परागण कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि परागण किसे कहते हैं, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों? परागण किसे कहते हैं कि परागकोश से परागकण निकलकर जब वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो यही क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? यही क्रिया क्या कहलाती है? आपकी परागण कहलाती है। यही क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? परागण कहलाती है। ठीक है, तो क्लियर हो चुका। हाँ, एक बार आप सभी लोग पुनः सुने, फिर से एक बार आप सुनेंगे दोस्तों। ये मान के चलिए, हाँ एक बार आप सभी लोग पुनः देखेंगे दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों, ये क्या है? ये मान के चलिए पुंकेसर है, और पुंकेसर का ये वाला भाग क्या है दोस्तों? परागकोश, और ये स्त्री केसर का भाग है, और यहाँ ये वो दोस्तों क्या है? वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, और ये क्या है दोस्तों? अंडाशय। ठीक है, तो परागकोश से परागकण ये स्फुटित होगा, और यहाँ से दोस्तों परागकण अगर क्या करते हैं किसी माध्यम के द्वारा यहाँ पर कहाँ दोस्तों? वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, तो यही क्रिया क्या कहलाती है? परागण। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, और इसके लिए वाहक कौन कौन से दोस्तों? तो तितलियाँ, भंवरे, मधुमक्खी आदि। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 62, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज से क्या बनता है? तो दोस्तों निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज से क्या बनेगा? युग्मनज से दोस्तों भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
संकर प्रजनन क्या होता है? संकर प्रजनन क्या होता है दोस्तों, आइए इसको हम लोग समझते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं संकर प्रजनन, तो दो विभिन्न जातियों के नर तथा मादा द्वारा लैंगिक जनन संकर प्रजनन कहलाता है। दो विभिन्न जातियों के दोस्तों नर तथा मादा द्वारा लैंगिक जनन संकर प्रजनन कहलाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे आप सभी लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 64? क्या है? उभयलिंगी जीव किससे कहते हैं, या उभयलिंगी जीव किन्हें कहते हैं? तो दोस्तों उभयलिंगी जीव किन्हें कहते हैं? तो जिन जीवों में नर और मादा दोनों युग्मक जब एक ही जीव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उभयलिंगी जीव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन जीवों में नर और मादा दोनों युग्मनज पाए जाते हैं दोस्तों, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उभयलिंगी जीव कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? उभयलिंगी जीव कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है देखेंगे आप सभी लोग। एक लिंगी जीव क्या होते हैं? एक लिंगी जीव क्या होते हैं? तो दोस्तों एक लिंगी जीव क्या होते हैं? जब जीव एक ही प्रकार अर्थात नर अथवा मादा युग्मकों की उत्पत्ति करते हैं। जब जीव एक ही प्रकार अर्थात नर अथवा मादा युग्मकों की उत्पत्ति करते हैं तब ये एक लिंगी कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तब ये क्या कहलाते हैं? एक लिंगी कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है दोस्तों, देखेंगे आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 66 को। स्त्री केसर के किस भाग को बीजांड कहते हैं? तो स्त्री केसर के किस भाग में बीजांड होते हैं दोस्तों? ये क्वेश्चन है। स्त्री केसर के किस भाग में बीजांड होते हैं दोस्तों? स्त्री केसर के किस भाग में बीजांड होते हैं? तो स्त्री केसर के किस भाग में बीजांड होते हैं? तो दोस्तों स्त्री केसर के किस भाग में बीजांड होते हैं? तो अंडाशय में। ठीक है, किस में होते हैं दोस्तों? अंडाशय में होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67। पराग नलिका में कितने नर युग्मक बनते हैं दोस्तों? तो पराग नलिका में कितने नर युग्मक बनते हैं? 2 नर युग्मक बनते हैं। कितने दोस्तों? 2 नर युग्मक बनते हैं। कितने बनते हैं दोस्तों? 2 नर युग्मक बनते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो किसके द्वारा होता है? फूल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? फूल के द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वीर क्या है दोस्तों? तो वीर में शुक्राणु और कुछ ग्रंथियों का स्राव उपस्थित होता है जिन्हें हम वीर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, नर एवं मादा में शारीरिक भिन्नता क्यों होती है? नर एवं मादा में शारीरिक भिन्नता क्यों होती है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नर एवं मादा में शारीरिक भिन्नता क्यों होती है? ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे नर एवं मादा में शारीरिक भिन्नता का प्रमुख कारण उनमें नर हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है दोस्तों, नर तथा मादा में शारीरिक भिन्नता का प्रमुख कारण उनमें नर हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन तथा मादा हार्मोन एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन पाया जाता है, जिसके कारण नर एवं मादा में शारीरिक भिन्नता होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, हाँ देखेंगे आप सभी लोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 71। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71, मानव में कैसा जनन होता है? तो दोस्तों मानव में आप जानते हैं कैसा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। कैसा जनन होता है दोस्तों? लैंगिक जनन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72, शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण कौन करता है? शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण कौन करता है दोस्तों? शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण कौन करता है दोस्तों? कौन करता है? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। कौन करता है दोस्तों? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है दोस्तों, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन यह दोस्तों शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण करता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, शुक्राशय का एक कार्य लिखिए। शुक्राशय का एक कार्य दोस्तों कौन हो सकता है? तो देखेंगे क्या है एक कार्य दोस्तों। ये जो शुक्राशय होता है, यह शुक्राशय क्या होता है दोस्तों? यह शुक्राणुओं का संग्रहण तथा पोषण करने के लिए उनके
प्रचलन के लिए क्या होता है दोस्तों? प्रचलन के लिए आधारभूत द्रवित या द्रव स्रावित करता है। ठीक है, एक बार आप सभी लोग दोस्तों पुनः समझेंगे। शुक्राशय का एक कार्य दोस्तों क्या है? यह शुक्राणुओं का संग्रहण तथा पोषण करने के लिए उनके प्रचलन के लिए आधारभूत द्रव स्रावित करता है। ठीक है दोस्तों, क्या करता है? द्रव स्रावित करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। किसी लड़की के अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड कब से होते हैं? ठीक है दोस्तों, तो कब से होते हैं? लड़की के जन्म के समय से ही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नर और मादा युग्मकों को क्या कहते हैं? नर और मादा युग्मकों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों नर युग्मक को क्या कहा जाता है? शुक्राणु कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और मादा युग्मक को क्या कहा जाता है? अंडाणु कहते हैं। ठीक है, नर युग्मक को क्या कहा जाता है दोस्तों? शुक्राणु, और मादा युग्मक को क्या कहा जाता है? अंडाणु। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, और जो कि बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है देखेंगे आप सभी लोग, क्वेश्चन को देखेंगे आप सभी लोग। क्या है दोस्तों क्वेश्चन? प्लेसेंटा या जिसको दोस्तों हिंदी में क्या कहा जाता है? अपरा, किसे कहते हैं? प्लेसेंटा या दोस्तों हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? अपरा, किसे कहते हैं? तो समझेंगे दोस्तों कि गर्भवती माँ के गर्भाशय की दीवार तथा भ्रूण की झिल्ली के बीच संयोजन एक नाल सदृश रचना होती है। जो प्लेसेंटा होती है दोस्तों, यह गर्भवती माँ के गर्भाशय की दीवार तथा भ्रूण की झिल्ली के बीच संयोजन एक नाल सदृश रचना होती है दोस्तों, और जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? जिसे गर्भनाल या प्लेसेंटा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? गर्भनाल या प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह प्लेसेंटा क्या है दोस्तों? तो गर्भवती माँ के गर्भाशय की जो दीवार है तथा भ्रूण की झिल्ली के बीच संयोजन को जो एक नाल सदृश रचना होती है उसे ही गर्भनाल या प्लेसेंटा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और यह प्लेसेंटा में क्या होता है? पर्याप्त रुधिर कोशिकाएं होती हैं। प्लेसेंटा में क्या होता है दोस्तों? पर्याप्त रुधिर कोशिकाएं होती हैं, जिनके द्वारा माता का रुधिर भ्रूण या गर्भ के शरीर में आता जाता रहता है। ठीक है दोस्तों, जिनके द्वारा माता का रुधिर भ्रूण या गर्भ के शरीर में आता जाता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो चुका होगा आप सभी लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 77। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। द्विलिंगी जंतुओं के उदाहरण। द्विलिंगी जंतु जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, हाइड्रा हो गया, आपका केचुआ हो गया, हाइड्रा हो गया दोस्तों, केचुआ हो गया, ये सब क्या है दोस्तों? तो ये आपके द्विलिंगी जंतु हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 78। शुक्राणु जनन में क्या होता है? शुक्राणु जनन में क्या होता है दोस्तों? तो शुक्राणु जनन में क्या होता है? माइटोसिस और मियोसिस। शुक्राणु जनन में क्या होता है दोस्तों? माइटोसिस और मियोसिस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 79 दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। युग्मनज या जाइगोट किसे कहते हैं? युग्मनज या जाइगोट किसे कहते हैं? तो दोस्तों युग्मनज या जाइगोट किसे कहते हैं? शुक्राणु और अंडाणु के संयुग्मन के फलस्वरूप, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, शुक्राणु और अंडाणु के संयुग्मन के फलस्वरूप बनने वाली जो रचना होती है उसे ही जाइगोट कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। शुक्राणु किसके द्वारा गति करता है? तो जो शुक्राणु होता है दोस्तों वह पुच्छ के द्वारा गति करता है। किसके द्वारा गति करता है दोस्तों? तो पुच्छ के द्वारा गति करता है, पूंछ के द्वारा गति करता है, या पुच्छ कहें दोस्तों या पूंछ कहें, एक ही होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81। गर्भ या फिटस किसे कहते हैं? गर्भ या फिटस किसे कहते हैं? तो ध्यान समझिएगा दोस्तों, गर्भ या फिटस किसे कहते हैं? कि गर्भधारण के 2 या 3 महीने बाद विकसित हो रहे बच्चे को फिटस कहते हैं। गर्भधारण के 2-3 माह बाद विकसित हो रहे बच्चे को फिटस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? फिटस कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 82, अंडाशय की ग्राफियन पुट्टिका से स्रावित हार्मोन कौन सा है? ठीक है दोस्तों, तो अंडाशय की ग्राफियन पुट्टिका से स्रावित हार्मोन कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा हार्मोन है वह दोस्तों? कौन सा है? एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन है दोस्तों? तो वह कौन सा हार्मोन है वह दोस्तों? कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन दोस्तों? एस्ट्रोजन हार्मोन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 दोस्तों देखेंगे आप सभी लोग। कार्पस ल्यूटियम कहाँ बनता है? कार्पस ल्यूटियम कहाँ बनता है? तो यह दोस्तों कहाँ बनता है? अंडाशय में बनता है। कहाँ दोस्तों? यह अंडाशय में बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ग्राफियन पुट्टिकाएँ कहाँ स्थित होती हैं? तो दोस्तों जो ग्राफियन पुट्टिकाएँ होती हैं, देखेंगे आप सभी लोग, जो ग्राफियन पुट्टिकाएँ होती हैं दोस्तों, यह कहाँ स्थित होती हैं? तो ग्राफियन पुट्टिकाएँ यह भी अंडाशय में स्थित होती हैं। ग्राफियन पुट्टिकाएँ कहाँ स्थित होती हैं दोस्तों? तो यह भी अंडाशय में स्थित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85, मनुष्य के अंडाशय से डिंबाणु के मुक्त होने को क्या कहते हैं? मनुष्य के अंडाशय से डिंबाणु के मुक्त होने को क्या कहते हैं? तो मुक्त होने को क्या कहते हैं दोस्तों? अंडोत्सर्ग। क्या कहते हैं दोस्तों? अंडोत्सर्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नर में वृषण शरीर से बाहर क्यों होते हैं दोस्तों? तो नर में जो वृषण होते हैं वो शरीर से बाहर इसलिए होते हैं दोस्तों क्योंकि वृषण के अंदर शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए जो शरीर का तापमान वह दोस्तों क्या होना चाहिए? शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान, कम तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, वृषण के अंदर शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए दोस्तों जो शरीर का तापमान है उस शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, कितना दोस्तों? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। अतः नर में वृषण शरीर से बाहर स्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 87 दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उस रचना का नाम बताइए जो जीव के विकास का आरंभिक बिंदु है। उस रचना का नाम बताइए दोस्तों जो जीव के आरंभिक बिंदु है, यानी कि जीव के विकास का आरंभिक बिंदु है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उस रचना का नाम बताइए जो जीव के विकास का आरंभिक बिंदु है, वह दोस्तों युग्मनज या जाइगोट होता है। क्या होता है दोस्तों? युग्मनज या जाइगोट। चलिए अगला क्वेश्चन 88, शिशु को जन्म देने वाले जीव को क्या कहते हैं? शिशु को जन्म देने वाले जीव को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो शिशु को जन्म देने वाले जीव को जरायुज कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? जीवों को जरायुज कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अंडे देने वाले जीवों को क्या कहते हैं दोस्तों? बहुत ही इजी और लट्टू क्वेश्चन है। अंडे देने वाले जीवों को क्या कहते हैं दोस्तों? अंडज कहते हैं। अंडे देने वाले जीवों को क्या कहते हैं दोस्तों? अंडज कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, जरायुज का एक उदाहरण दोस्तों, तो आप जानते हैं जरायुज का एक उदाहरण गाय। और आप सभी लोग 2-3 कमेंट करें, आप सभी लोग 3 और कमेंट करें दोस्तों, जरायुज के उदाहरण। ठीक है, चलिए आगे को और बढ़ते हैं। आप सभी लोग कमेंट करते रहें दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 दोस्तों, अंडज का एक उदाहरण, अंडज के एक उदाहरण दोस्तों छिपकली, और बता सकते हैं आप सभी लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग केवल 100 ही क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92, लड़कियों में रजोधर्म का आरंभ तथा लड़कों में दाढ़ी मूंछ का विकास किस अवस्था में होता है? तो लड़कियों में रजोधर्म का आरंभ तथा लड़कों में दाढ़ी मूंछ का जो विकास किस अवस्था में होता है दोस्तों? तो वह होता है किशोरावस्था में। ठीक है दोस्तों, किशोरावस्था में। चलिए अगला क्वेश्चन, यौवन काल किस अवधि को कहते हैं? तो यौवन काल किस अवधि को कहते हैं दोस्तों? किशोरावस्था को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निषेचन के पश्चात निषेचित अंड कहाँ स्थापित होता है? निषेचन के पश्चात निषेचित अंड कहाँ स्थापित होता है? तो वह दोस्तों कहाँ स्थापित होता है? गर्भाशय में स्थापित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 दोस्तों, भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? दोस्तों जो भ्रूण होता है उसको पोषण माँ के रुधिर से मिलता है। कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो माँ के रुधिर से मिलता है। कहाँ से मिलता है दोस्तों? माँ के रुधिर से मिलता है। माँ के रुधिर से मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96, विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है दोस्तों? माँ के रुधिर द्वारा। माँ के रुधिर द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 दोस्तों, अंडोत्सर्ग कब होता है? अंडोत्सर्ग कब होता है दोस्तों? तो रजोधर्म आरंभ के 12 से 14 दिन बाद। ठीक है, अंडोत्सर्ग कब होता है दोस्तों? तो 12 से
हाँ, रजु धर्म आरंभ के 12 से 14 दिन बाद। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, स्त्री में गर्भकाल कितना होता है? स्त्री में गर्भकाल कितना होता है? दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कितना होता है, 9 माह 10 दिन। ठीक है, यहाँ पे 9 माह लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। 9 माह 10 दिन होता है। ठीक है, कितना होता है दोस्तों? 9 माह 10 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 99। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 तक ही देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 तक ही देखेंगे। क्या है दोस्तों, जब मादा किशोर अवस्था में आती हैं तो कौन से द्वितीयक लैंगिक लक्षण दिखाई देते हैं? कौन से द्वितीयक लैंगिक लक्षण दिखाई देते हैं दोस्तों? तो कौन से द्वितीयक लैंगिक लक्षण दिखाई देते हैं? जननांग पर बाल उगाते हैं और आवाज़ सुरीली हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 दोस्तों। क्या है, अनेक संचारणीय रोगों की रोकथाम किसके प्रयोग से संभव है? तो किसके प्रयोग से संभव है दोस्तों? किसके प्रयोग से संभव है? हाँ, किसके प्रयोग से दोस्तों? तो कंडोम के प्रयोग से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 101, मादा भ्रूण हत्या से हमारे देश में तेजी से क्या घट रहा है? मादा भ्रूण हत्या से देख लेते हैं दोस्तों। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। हाँ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दोस्तों, 110 ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज ही क्लास में देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 100 देख लिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं दोस्तों। देखेंगे आप सभी लोग, क्या है, मादा भ्रूण हत्या से हमारे देश में तेजी से क्या घट रहा है? तो क्या घट रहा है दोस्तों? शिशु लिंग अनुपात। क्या घट रहा है दोस्तों? शिशु लिंग अनुपात। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 दोस्तों। क्या है, वायरस द्वारा होने वाले 2 लैंगिक संचारणीय रोगों के नाम? तो वायरस द्वारा होने वाले 2 लैंगिक संचारणीय रोगों के नाम क्या है दोस्तों? एक आपका एड्स है, एक आपका जेनिटल वार्ड्स है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं। निषेचन क्रिया क्या है दोस्तों? तो शुक्राणु तथा अंडाणु के संयुग्मन को निषेचन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया भी गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करते हैं। हमारे देश में भ्रूण लिंग निर्धारण की जाँच को क्या घोषित किया गया है? हमारे देश में भ्रूण लिंग निर्धारण की जांच को क्या घोषित किया गया दोस्तों? एक कानूनी अपराध घोषित किया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 दोस्तों क्या है, देखेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 105, नर और मादा में परिवार नियोजन के लिए की जाने वाली शल्य चिकित्सा में क्या अंतर है? नर और मादा में परिवार नियोजन के लिए की जाने वाली शल्य चिकित्सा में क्या अंतर है? तो दोस्तों क्या अंतर है? नर में शुक्रवाहिनियां और मादा में अंडवाहिनियों को काटकर बांध दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसे हम लोग नसबंदी और नलबंदी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नर में क्या होता है? शुक्रवाहिनियां और मादा में अंडवाहिनियों को काटकर बांध दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसे क्या कहते हैं? नसबंदी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 दोस्तों, यौन संक्रमित रोगों का मुख्य लक्षण क्या है? यौन संक्रमित रोगों का मुख्य लक्षण क्या है दोस्तों? तो मूत्र त्यागते समय मूत्र नली में जलन का अनुभव होना। ठीक है दोस्तों, मूत्र त्यागते समय मूत्र की नली में जलन का अनुभव होना, यह दोस्तों यौन संक्रमित रोगों का मुख्य लक्षण है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 दोस्तों। IUCD क्या है? तो IUCD दोस्तों क्या है? हाँ, IUCD दोस्तों क्या है? इंट्रायूरेटिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है दोस्तों, नारी गर्भाशय में लगाई जाने वाली एक युक्ति है दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं कॉपर टी हो गया, जो गर्भ निरोधक का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। STD क्या होता है दोस्तों? तो STD क्या होता है दोस्तों? STD क्या होता है दोस्तों? यह यौन संक्रमित रोग होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? यौन संक्रमित रोग। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यौवन की आयु क्या होती है दोस्तों? तो लड़कों में क्या होता है दोस्तों? 13 से 14 होता है, और वहीं पर अगर बात करते हैं लड़कियों में तो 10 से 12 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 दोस्तों, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो स्त्री में निषेचन कहाँ होता है? तो दोस्तों स्त्री में जो निषेचन होता है वह कहाँ होता है? तो अंड, या जिसे हम डिंब कहते हैं दोस्तों, वाहिनियों में। ठीक है, अंड या डिंब वाहिनी में दोस्तों क्या होता है? स्त्री में निषेचन होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी? आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों।
आज की जो क्लास है दोस्तों, यह क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और चलते चलते आप लोगों से यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना है दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।